बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पार्ट 2 शुरू कर दें। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमी देख लीजिए, और ताकि आपको आइसोटॉप्स का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आइसोटॉप असल में होते क्या हैं। मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि जब मैं पूछूँ ये क्या है तो मुझे बताइए सर ये मार्कर है, मुझे कलर मत बताइए, ये मत बताइए कि इससे लिखते नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। ये क्या है, टू द पॉइंट बता दीजिए, मार्कर है। आइसोटोप जब आपसे पूछा जाए कि आइसोटोप्स क्या हैं तो आप बता दीजिए एटम्स हैं। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। तो आइसोटोप्स क्या हैं? एटम्स हैं, एटम्स ऑफ द सेम फैमिली। सेम फैमिली या एलिमेंट, सेम फैमिली या एलिमेंट, उनमें क्या हो, विच हैज़ सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो तो सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर। इनका मास नंबर लेकिन जो है वो डिफरेंट हो, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। एक को प्रोटियम कहा जाता है, प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी इसको हम कहते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब आम, हाइड्रोजन। 2 सिंबल्स की मदद से इसको लिखा जाता है, एक तो P है प्रोटियम और H, इसके नीचे 1 है और इसके ऊपर भी 1 है। नीचे लिखे जाने वाले नंबर को सबस्क्रिप्ट कहा जाता है और ऊपर लिखे जाने वाले नंबर को सुपरस्क्रिप्ट जो है वो कहा जाता है। तो प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के 2 सिंबल हमारे पास हो गए। ठीक है, एक तो बहुत ही कॉमन है ये H वाला, इसमें ऊपर और नीचे 1 लगा हुआ भी नहीं होता, नॉर्मली हम इसको सिर्फ यही कहते हैं, बस ये हाइड्रोजन का सिंबल है। तो जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि ये हाइड्रोजन का सिंबल है तो असल में हम प्रोटियम की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ 1 और यहाँ 1 लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई नंबर नहीं लगा हुआ तो समझ जाइए कि 1 मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, आइसोटोप्स की डेफिनेशन से हटिएगा मत। उसने क्या कहा है? पहली बात, ये एटम्स हैं, सेम फैमिली के, एक ही फैमिली के एटम हैं, विच है सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन डिफरेंट जो है मास नंबर होगा। अब पहली बात ये चीज़ हमारे जहन में फ़ौरन आती है कि अगर एक फैमिली के एटम्स हैं तो पहचान क्या है आखिर कि ये एक फैमिली के एटम है। पार्ट 1 जिन्होंने देख लिया होगा उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहरहाल वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी आसान सी डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद। ये प्रोटॉन्स की तादाद जो है यही असल में पहचान है कि ये एटम किस फैमिली या एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है। प्रोटॉन की तादाद जो है ये असल में बताती है। तो हमारे पास वो सारे एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है, बस इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप पहचान याद रखिए कि अगर प्रोटॉन एक है तो वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है वो हाइड्रोजन फैमिली का। बस ये मेन चीज़ ये है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सारे एटम्स जिनको हम प्रोटियम कह रहे हैं उनका जो है वो एटॉमिक नंबर वो 1 है, यानी कि उनके पास प्रोटॉन की कितनी तादाद है, उनके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। ठीक है, और यही उनकी पहचान है। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको जहन नशीन आप रख लीजिए। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये एटम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है तो इस एटम के अंदर क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? ऑक्सीजन फैमिली के एटम्स की पहचान क्या है? ये पहचान है कि ऑक्सीजन फैमिली के जितने एटम्स हैं सब के पास प्रोटॉन जो है वो 8 होंगे। सबके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे, ये शर्त है। अगर ये तादाद आगे पीछे हो जाए तो समझ जाइएगा कि उसकी फैमिली भी आगे पीछे हो गई। ऑक्सीजन, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एटम जो है वो ऑक्सीजन का है तो ये बात तय है कि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 8 होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एटम जो है वो हाइड्रोजन का है तो ये बात तय है कि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद उसके एटम्स में 1 होगी।
क्योंकि यही तादाद असल में किसी एटम की होती है, यही तादाद जो है असल में पहचान होती है, यही तादाद जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है। समझ में आ गई बात? मिसाल के तौर पर अगर आप वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में चले जाएं और वहाँ पर बहुत सारे मुल्कों से लोग आए हुए हों, तो आपकी पहचान क्या होगी? आप पाकिस्तान से अगर जा रहे हैं 6, 8, 10 लोग, आपकी पहचान होगी आपका NIC, आपका शनाख्ती कार्ड। ये पहचान है आपकी कि आप इस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे लोग जो होंगे उनके पास अपनी अपनी कंट्रीज़ के NIC मौजूद होंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो इसी तरह एक फैमिली का जो NIC होता है उसके एटम्स का, वो उसके एटम्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद होती है। अगर ये तादाद आगे पीछे हो जाए तो समझ जाइए कि वो उस फैमिली का नहीं है, फिर किसी और फैमिली का है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि एक एटम है उसके पास 7 प्रोटॉन हैं और वो ऑक्सीजन फैमिली का है, कभी भी मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन फैमिली का अगर एटम होगा तो उसके पास प्रोटॉन 8 होंगे, यही उसकी तादाद है, यही उसकी पहचान है, यही उसका शनाख्ती कार्ड है। समझ में आ गई बात? तो प्रोटॉन की तादाद अगर कोई बोल रहा है कि 7 हैं इस एटम के अंदर और ये ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ये बात गलत है, कतन गलत है। बिल्कुल इसी तरह कोई कहता है कि प्रोटॉन की तादाद एक एटम के अंदर 2 है और ये हाइड्रोजन फैमिली का है, ये बात भी कतन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फैमिली के एटम्स का शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है? प्रोटॉन उनके पास 1 होगा, ये शर्त है। इतना ज़्यादा मैंने जो एटॉमिक नंबर के ऊपर दिया है तो समझ जाइए कि एटॉमिक नंबर असल में एटम्स का शनाख्ती कार्ड है। समझ में आ रही है बात आपको? तो अंदाज़ा कर लें ये कितना अहम होगा। तो यहाँ तक क्या बात कर रहा है वो? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट या फैमिली, एक ही फैमिली के एटम्स होंगे। ठीक है, अगर एक ही फैमिली के एटम्स होंगे तो फिर कौन सी बात तय है कि उनके पास जो है वो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। उन सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, तभी तो वो एक फैमिली के हैं। हाँ, एक और चीज़ भी होती है एटम्स के पास, एटॉमिक नंबर के अलावा, प्रोटॉन की तादाद के अलावा, उनका मास नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये आगे पीछे हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना फैमिली चेंज हो जाएगी, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इसीलिए अब हम जो है वो क्या बात कर रहे हैं? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उन एटम्स की बात कर रहे हैं जो कि हाइड्रोजन फैमिली के तो हैं और उनका एटॉमिक नंबर सेम तो है, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो चेंज है, उनका मास नंबर वो चेंज है। क्लियर है ये बात? इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। अब आगे चलते हैं प्रोटियम की तरफ। P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्यूटीरियम, D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रीटियम, T से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गई भाई बात? तो ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटीरियम और ये ट्रीटियम। ये क्या है? प्रोटियम भी एटम्स हैं, ड्यूटीरियम भी एटम्स हैं, ट्रीटियम भी एटम्स हैं। कौन सी फैमिली के एटम्स हैं? ऑक्सीजन फैमिली के, कार्बन फैमिली के, सल्फर फैमिली के? नहीं, हाइड्रोजन फैमिली के। तीनों एटम्स जो हैं ये किस फैमिली के हैं? ये हाइड्रोजन फैमिली के हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, लेकिन मास नंबर जो है वो चेंज होगा। इसका प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटीरियम का मास नंबर 2 है और ट्रीटियम का मास नंबर जो है वो 3 है। कोई परेशानी? ज़हन नशीन कर लिया इन बातों को। अब आगे की तफसीलात देख लीजिए इंडिविजुअल। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद, ये उसका एटॉमिक नंबर है। ये मास नंबर क्या है? मास नंबर जानने के लिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करना पड़ेगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनको जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपको मास नंबर पता चलेगा। इसका अगर देखें इसके पास भी, तो इस हिसाब से अब अगर हम इसको देखते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन जो है वो 1 है और न्यूट्रॉन इसके पास कोई भी नहीं है। प्रोटियम की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन इसके पास कोई भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रोटियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 सही है?
अगर एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपको याद होगी कि प्रोटॉन की तादाद, और आप यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद देखेंगे 1 है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है सर, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटियम के पास प्रोटॉन की तादाद क्या है, 1 है। प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आप कह लें, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं इसके मास नंबर की तरफ। प्रोटियम का मास नंबर क्या 1 है? ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करना है। तो प्रोटॉन इसके पास कितना है 1, न्यूट्रॉन इसके पास कितना है 0, तो जमा कर दीजिए 1 और 0, क्या जवाब आएगा 1। तो मास नंबर जो है वो इसका प्रोटियम का या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का वो 1 है। ठीक हो गई भाई बात। अब आगे चलते हैं ड्यूटेरियम की तरफ। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, प्रोटॉन कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं 1। तो अगर इसका मैं पूछूं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन्स की तादाद देख लीजिए, 1 प्रोटॉन है, तो ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। ठीक हो गई बात। अब ड्यूटेरियम का मास नंबर अगर 2 है तो कैसे है, मास नंबर किससे मिलके बनता है, आपको पता है मास नंबर बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की तादाद से। इसके पास 1 न्यूट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, तो इस हिसाब से इसका मास नंबर हुआ 2। ठीक हो गया भाई, ड्यूटेरियम का मास नंबर हुआ 2। ट्रिटियम की तरफ चलते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन इसके पास 2 हैं। इसका मैं आपसे पूछूं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, आप बोलेंगे 1। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 ही प्रोटॉन है। और इसका मास नंबर आपसे पूछता हूँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर दीजिए। प्रोटॉन कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं 2, तो इस हिसाब से इसका मास नंबर बना 3। अब याद कीजिए वो मेरी बात जो मैंने कही थी, एक फैमिली के एटम्स अगर हैं तो उन सारे एटम्स का शनाख्ती कार्ड क्या है, उनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तभी वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन तीनों का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर चेक कर लीजिए। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब तीनों एटम्स जो हैं ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हाइड्रोजन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब तीनों ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। समझ में आ रही है बात, तीनों ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब आगे क्या मास नंबर भी सेम है? नहीं, मास नंबर सेम नहीं है। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, इन तीनों को आप इनको आइसोटोप्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटम्स होते हैं किसी फैमिली के, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है लेकिन मास नंबर जिनका चेंज होता है। इस हिसाब से ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है ये वाला, अब हमारी पूरी कायनात जो है, हमारी ज़मीन के ऊपर सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, जितने भी हमारी चीज़ें हैं हमारी कायनात में, सब एटम्स से मिलके बनी हैं। और एटम्स कितने हमारे पास, 118 किस्मों के एटम्स हैं। उन 118 किस्मों के एटम्स में से जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं हमारी पूरी कायनात में, उसमें इसकी परसेंटेज कितनी है प्रोटियम की, इसकी परसेंटेज कितनी है ड्यूटेरियम की, और इसकी परसेंटेज कितनी है ट्रिटियम की। तो पूरी कायनात में हाइड्रोजन के जो एटम्स पाए जाते हैं उनमें 99.98% ये होते हैं हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या प्रोटियम, जो नॉर्मली जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये जो ड्यूटेरियम है, इसकी परसेंटेज क्या होती है ये मैं बताता हूँ, मैंने नोट की हुई, 0 पॉइंट समथिंग है इसकी परसेंटेज। इसकी परसेंटेज क्या है, 0 पॉइंट समथिंग है ड्यूटेरियम की। अच्छा, इसका सिंबल भी लिख दूँ ज़रा मैं ब्रैकेट में, इसके साथ नीचे 1 होता है और यहाँ 2 होता है। नीचे जो 1 लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट में ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसकी परसेंटेज कितनी है हमारे पास, इसकी परसेंटेज जो है वो लगभग 0.0156%, बहुत ही थोड़ी परसेंटेज होती है। मतलब बहुत ज़्यादा कम तादाद में आपको ये ड्यूटेरियम के एटम्स मिलते हैं। इनको हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज इसकी ये है ड्यूटेरियम की।
अगर रेशो इसका निकालें, रेशो, तो रेशो इसका 1:15,000 होगा। यानी कि अगर आपके सामने सारे हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो रख दिए जाएं तो 15,000 एटम्स के बाद 15,000 आपको कंपैरिजन चेक करें कि 15,000 आपको जो एटम्स मिलेंगे वो मिलेंगे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के या प्रोटियम के, और 15,000 के बाद कोई एक एटम जो है वो आपको मिलेगा ड्यूटेरियम का। समझ में आ रही है बात? 15,000 एटम्स आपको ये मिलेंगे और उसके बाद कोई एक एटम आपको ड्यूटेरियम का मिलेगा। ये जो हैवी हाइड्रोजन इसको कहा जाता है, ये इसका क्या है, इसका मिसनोमर है। ये मिसनोमर, मिसनोमर, मिसनोमर क्या है? रॉन्ग नेम किसी चीज़ का हो, रॉन्ग नेम बट कॉमन इन पब्लिक, बट कॉमन इन पब्लिक, गलत नाम हो लेकिन पब्लिक में आम हो जाए। तो अब दुनिया में आप कहीं जाएंगे, किसी के पास बोलेंगे साइंटिफिक स्टोर पर, उसको बोलेंगे ड्यूटेरियम दे दो, उसको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब आप उसको फ़ौरन बोलेंगे भाई हैवी हाइड्रोजन दे दो तो वो फ़ौरन समझ जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये गलत नाम है इसका, लेकिन मशहूर हो गया है दुनिया में। एक्चुअल नेम इसका ड्यूटेरियम है, इसीलिए इसको मिसनोमर कहा जाता है। ठीक है भाई, और क्या तफसीलात हैं इसकी? अब चलते हैं ट्रीटियम की तरफ। ट्रीटियम, इसकी परसेंटेज कितनी है? इसकी परसेंटेज आपको समझाने के लिए मुझे बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये इसकी परसेंटेज है 4 × 10⁻⁻15%। इसका मतलब पता है क्या है? 0.000,000,000,000, कितने ज़ीरो आ गए? 3, 6, 9, 12, 00, 14 ज़ीरो के बाद ये 4%। यानी कि 1% का भी देख लें कौन सा हिस्सा जाके लगेगा, 0.000000004%, बहुत ही कलील तादाद में होते हैं ये। समझ में आ गई बात? रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। और ये क्या है? ये रेडियो आइसोटोप्स हैं। अब ट्रीटियम की बात करूँगा, ये रेडियो आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स भी हैं और रेडियो आइसोटोप्स भी। रेडियो आइसोटोप्स इनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हैं। क्या हैं ये रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव हैं। क्यों ये रेडियो एक्टिव है? आखिर ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक प्रोसेस हो रहा है जिसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इन ट्रीटियम के एटम्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, इसीलिए इन ट्रीटियम के एटम्स को रेडियो एक्टिव कहा जाता है। और क्योंकि ट्रीटियम आइसोटोप भी है, इसीलिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाता है। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ। वैसे मैंने 3 वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आप देखना चाहते हैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर तो देख लीजिए। रेडियो एक्टिविटी पार्ट 1, रेडियो एक्टिविटी पार्ट 2, रेडियो एक्टिविटी पार्ट 3, तफसील से मैंने इसके ऊपर बात की है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिए। रेडियो एक्टिविटी, पहली बात ये एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर? आइसक्रीम बन रही है, चिकन कोरमा बन रहा है, क्या हो रहा है? अगर प्रोसेस है तो मतलब कोई काम है ना, कोई एक्टिविटी है। क्या हो रहा है? इसके अंदर ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग, टूट फूट हो रही है, या डिसइंटीग्रेशन हो रही है। एक ही बात है। किस चीज़ की डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकिंग हो रही है? न्यूक्लियस की, किसी एटम का न्यूक्लियस। आपको पता है किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो ये एटम का न्यूक्लियस जो है वो टूटता फूटता रहता है, उसमें तोड़ फोड़ का अमल जो है वो जारी रहता है, उसमें इंटीग्रेशन का अमल जारी रहता है, उसमें ब्रेकिंग का प्रोसेस जारी रहता है। तो ऐसे एटम्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है टूट फूट का, इसको कहा जाता है कि ये रेडियो एक्टिविटी हो रही है। तो जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? न्यूक्लियस जो टूट फूट जाता है, टूटना फूटना शुरू करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? 3 किस्म की रेज़ खारिज होती हैं, अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गामा रेज़। हमारे पास बहुत सारे किस्मों के आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे पोलोनियम है, रेडियम है,
फ्रेंशियम है, सीजियम है, यूरेनियम है, ये सब जो नाम लिए मैंने सब रेडियो एक्टिव हैं, मतलब इन सब के एटम्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसी तरह हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है ट्रीटियम, ये भी रेडियो एक्टिव है, इसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता रहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर ट्रीटियम जो है इसका न्यूक्लियस जब ब्रेक हो तो तीनों ही किस्म की रेज़ निकलें, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों रेज़ निकलें, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ एटम्स की किस्में हैं जिसमें 2 किस्म की रेज़ निकलती हैं, कुछ एटम्स की किस्में हैं जिनमें तीनों किस्म की रेज़ निकलती हैं, और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की किस्में हैं जिनमें एक किस्म की रेज़ निकलती है। ट्रीटियम जो है इसमें भी सिर्फ बीटा रेज़ रिलीज़ होती हैं, ये जो बीटा रेज़ हैं ये जो है इसमें से निकलती रहती हैं ट्रीटियम के एटम्स के अंदर से। समझ में आ गई भाई बात आपको? तो ये रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। मिटा दूँ इसको। अच्छा, आगे अब जो चीज़ है आगे क्या है, आखिरी पॉइंट इसके हवाले से एक लिखा हुआ है कि ये ट्रेसर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ट्रेसर्स वर्ड निकला है ट्रेस से। ट्रेस का मतलब होता है ढूंढ निकालना, ढूंढ लेना, ट्रेस कर लेना। जैसे कि पुलिस है वो किसी क्रिमिनल को या मुजरिम को ट्रेस कर लेती है, उसका पता चला लेती है, उसको ढूंढ लेती है, इसीलिए पुलिस को हम ट्रेसर भी कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो ट्रीटियम है ये ट्रेसर्स का भी काम करते हैं, ये किसी चीज़ को ढूंढने में मदद भी देते हैं। कैसे? आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये ट्रेसर्स का काम देते हैं किसमें? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शंस में। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर वर्ड गलत आ गया, यहाँ पर सिंपली सिर्फ केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो सर्च की है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में ट्रीटियम जो है वो एज आ ट्रेसर यूज़ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? और काम ज़रूर हैं इसके, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर एज आ ट्रेसर यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो एज आ ट्रेसर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बात है, तो वो तो अभी मैं आपको नहीं समझा सकता इसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वरना बहुत तवील वीडियो बन जाएगी। बस इसको यहीं पर रखते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स से करने के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आइसोटॉप्स का टॉपिक जो है वो आज निमट चुका। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।